अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैर तो आफियत के साथ होंगे, यानी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है तौकीर अब्बास और हम सबका चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो आज हम बात करने वाले थर्मो केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 7 के अंदर हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समीशंस। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, फिर उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स और एप्लीकेशंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखें बच्चे, हमारे पास जो हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समीशन was put forward by G.H. Hasses। तो इसको देने वाले हमारे पास है G.H. जो हमारे पास है Hasses इन 1840। तो 1840 के अंदर G.H. Hasses ने ये हमारे पास हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समीशन को इंट्रोड्यूस कराया, पुट फॉरवर्ड किया। तो इसकी डेफिनेशंस हमारे पास स्टेटमेंट देखते हैं बच्चे। तो ये कहते हैं इफ द केमिकल चेंज टेक प्लेस सेवरल डिफरेंट रूट। अगर हमारे पास केमिकल चेंज टेक प्लेस है सेवरल डिफरेंट रूट है तो ओवरऑल जो एनर्जी चेंज होगी वो क्या होगी? रिमेन सेम होती है। तो रिगार्डलेस ऑफ द रूट बाय विच द केमिकल चेंज अकर प्रोवाइडेड इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस आर सेम। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समीशन। तो इसकी अगर मज़ीद हम सिंप्लीफाई करें इसकी डेफिनेशन सेकंड को, या हमारे पास सेकंड डेफिनेशन को देखते हैं, तो यहाँ पर बच्चे आ जाता है नेट अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड आर absorbed in process like chemical change, remain same whether process take place in single step or several steps is known as हैसेस लॉ ऑफ हीट। वो कहते हैं जो नेट अमाउंट ऑफ हीट, जो टोटल नेट अमाउंट ऑफ हीट होगी या इवॉल्व होगी या अब्जॉर्ब होगी, ठीक है, इन ए प्रोसेस लाइक जैसे कि केमिकल चेंजेस के दौरान, तो रिमेन सेम वेदर, जबकि जो प्रोसेस हो सकता है वो सिंगल स्टेप में हो या सेवरल स्टेप में हो, जो एनर्जी चेंज होगी वो क्या हो जाएगी? रिमेन सेम होगी। तो यहाँ पर देखो, इसको मज़ीद एक्सप्लेनेशन के साथ समझाते हैं। तो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम लेट करते हैं ए, जो कि हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट है। रिएक्ट ए कन्वर्टेड टू डी, वो क्या है हमारे पास? यानी प्रोडक्ट के अंदर इन सिंगल स्टेप, किसके अंदर? सिंगल स्टेप के अंदर। यानी हमारे पास है, यहाँ पर देखें, ए है जो कि हमारे पास क्या? रिएक्टेंट है, और ये कन्वर्ट हो रहा है डी के अंदर जो कि हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है। यानी इस चीज़ को, ये हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट है, और ये चीज़ हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसका ये जो चीज़ हमारे पास है इंथाल्पी चेंज है। यानी हमारे पास क्या होगा? लेट ए जो कि रिएक्टेंट है कन्वर्टेड टू डी हमारे पास जो कि प्रोडक्ट है, डायरेक्टली
डायरेक्टली इन सिंगल स्टेप, किसके अंदर हमारे पास, सिंगल स्टेप के अंदर, एंड हीट, और ये जो हमारे पास हीट इवॉल्विड, जो हीट इवॉल्विड होगी वो क्या होगी हमारे पास, डेल्टा एच। तो इफ द रिएक्शन, इफ रिएक्शन कैन हैव डिफरेंट रूट्स, कौन कौन से, देखो ए से हमारे पास जो डी में जा रहा है, हमारे पास क्या था, सिंगल स्टेप, जो डायरेक्ट स्टेप था, तो ये हमारे पास क्या होगा, ए से अगर ये हमारे पास जाएगा बी के, तो डिफरेंट रूट्स हो सकते हैं। तो ए से बी, और बी से हमारे पास क्या आ जाएगा, सी, और सी से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी। तो यहाँ पर है, तो इफ द रिएक्शन कैन हैव डिफरेंट रूट, कौन से, इन ए टू बी और बी टू सी, और इसी तरह सी से डी, तो एज शोन, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो, ये जो हमारे पास होगा, इस चीज़ को हम क्या, ए से बी जो इंथाल्पी चेंज होगी वो होगी डेल्टा H1, और बी से सी जो इंथाल्पी चेंज होगी वो होगी डेल्टा H2, और इसी तरह सी से जो हमारे पास जो डी होगी, इंथाल्पी चेंज होगी वो हमारे पास डेल H3। अब देखो यहाँ से जो हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ बनेगी बी और सी, तो ये हमारे पास जो बनते इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है बच्चे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। क्या होगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो यहां से अगर हम अकॉर्डिंग टू हैसेस लॉ की बात करें, अकॉर्डिंग टू हैसेस लॉ, तो यहां पर जो डेल्टा एच होगा, यानी इंथाल्पी चेंज, वो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 और प्लस होगा हमारे पास डेल्टा H3। तो इसी के अगर हमारे पास जो सम ऑफ हमारे पास इंथाल्पी चेंज होगा साइक्लिक प्रोसेस में, जिसको हम क्या बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं, सम ऑफ इंथाल्पी चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस, यानी हमारे पास होगा, तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल्टा H इन साइक्लिक प्रोसेस, इन साइकिल प्रोसेस, साइकिल के अंदर वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। कैसे, वो यहाँ पर ये कहता है बच्चे, अगर हमारे पास देखो यहाँ पर जो इंथाल्पी चेंज आई है ए से डी के अंदर, तो फर्ज करते हैं यहाँ पर हमारे पास जो एनर्जी में इंथाल्पी चेंज हो गया 50, ठीक है, एनर्जी यहाँ से रिलीज या अब्जॉर्ब जो भी हुई है। तो यहाँ से जो ए से बी और बी से सी के अंदर जो हमारे पास एनर्जी हमारे पास यहाँ पर भी होगी इवॉल्व या अब्जॉर्ब, वो भी हमारे पास क्या होगी 50। अगर सिंगल स्टेप में जो एनर्जी यूज हो रही है, वही स्टेप अगर ए से बी, बी से सी और सी से डी, तो वही सेम एनर्जी हमारे पास यहाँ पर यूज होगी। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो बच्चे यहाँ पर ये लिखा है द सम ऑफ इंथाल्पी चेंज, जो हमारे पास है सिग्मा की अलामत से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर जो इंथाल्पी चेंज है बच्चे, जो सम ऑफ इंथाल्पी चेंज है डेल्टा एच इन साइकिल प्रोसेस क्या होगा, ऑलवेज इक्वल टू जीरो होगा। क्या होगा बच्चे, ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो इसी तरह ये हमारे पास है, इफ अगर हमारे पास डेल्टा एच इंथाल्पी चेंज इन साइकिल इज जीरो, इट मीन्स दैट if one from A to D, अगर देखो यहाँ पर जो इंथाल्पी चेंज साइक्लिक प्रोसेस जीरो है, इसका मतलब है अगर ये हमारे पास इफ वन गोज फ्रॉम ए टू डी, यहाँ से देखो बच्चे ए से डी जा रहा है, ए से डी, वो हमारे पास क्या डायरेक्टली, if one goes from A to D,
डायरेक्टली, तो अगर ए में क्या आएगा हमारे पास, वापस आएगा, तो किसके जरिए, थ्रू सी टू बी। तो यहां पर हमारे पास ये लिखते हैं, अगर हमारे पास इंथाल्पी चेंज इन साइकिल प्रोसेस जीरो है, इसका मतलब है इफ वन गोज फ्रॉम ए टू डी, अगर वो हमारे पास क्या आ जाता है, ए से डी जाता है किस में, डायरेक्टली यानी सिंगल स्टेप में, तो कम बैक टू ए, अगर वो वापस क्या आएगा ए में, तो किसके जरिए हमारे पास आएगा, थ्रू सी एंड बी। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो प्रोसेस होगा ऐसे हमारे पास होगा रिवर्स, यानी थ्रू सी टू बी, देन जो इंथाल्पी चेंज होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या होगी, जीरो हो जाए। तो यानी जो डेल्टा एच हमारे पास क्या आ जाता है, जीरो, इसका मतलब है जो सम ऑफ एनर्जी चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस, is always equal to जीरो। यानी हमारे पास कहता है अगर सम जो टोटल एनर्जी चेंज होगी वो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर सम, वो किसके अंदर क्या होगी, ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो इसी तरह इट इज बेस्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये हमारे पास क्या बेस करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस करते हैं, इसके ऊपर एनर्जी का। अब इसी तरह अगर इसके हम एग्जांपल्स को देखते हैं बच्चे, यहाँ पर अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, तो यहाँ पर है एग्जांपल, जैसे नंबर 1 है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट की अगर बात करें, अगर फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो आपको पता है जब हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो इसका रिएक्शन तो हमारे पास बनता है सोडियम कार्बोनेट और वाटर। तो यहाँ पर जो इंथाल्पी चेंज आ जाती है तो वो क्या है, डेल्टा एच माइनस 9.0 ठीक है। तो अगर इसी तरह हमारे पास क्या था, इंथाल्पी चेंज को अगर बैलेंस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट 2 चाहिए थे, तो हमारे पास ये चीज़ होती है बैलेंस। अगर हमारे पास देखा जाए तो इसका ये हमारे पास था सिंगल स्टेप था, ये कौन सा हमारे पास, तो ये हमारे पास था सिंगल स्टेप की बात की है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन होता है 2 स्टेप के अंदर बच्चे कंप्लीट होता है। तो अगर हम 2 स्टेप की बात करते हैं तो देखो हमारे पास 2 स्टेप के अंदर क्या होगा, यहाँ से पहले तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये हमारे पास था डेल्टा एच, तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बना, बाइकार्बोनेट। इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर NaOH के साथ अदर एक के हमारे पास ये हमारे पास बना देता है सोडियम कार्बोनेट और हमारे पास H2। तो ये चीज़ थी हमारे पास डेल्टा H, तो ये हमारे पास डेल्टा H1, ये हमारे पास क्या होगा डेल्टा H2। तो यहाँ पर ये इसकी जो हमारे पास इंथाल्पी चेंज होती है डेल्टा H,
ये हमारे पास आ जाती है -48.06 किलो जूल पर मोल। ये होते हैं डेल्टा H1 एंथैल्पी चेंज फर्स्ट। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पर डेल्टा H2 की बात करते हैं एंथैल्पी, तो ये हमारे पास आ जाती है -41.02 किलो जूल पर मोल। यानी इसकी अगर साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं, ये हमारे पास थी एसिड, यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये हमारे पास था सोडियम, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे पास बना देता था डायरेक्ट। अगर सिंगल स्टेप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाता था, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और वाटर। इसी तरह अगर हम यहाँ पर बात करते हैं NaOH सिंगल हाइड, तो यहाँ हमारे पास पहले क्या बनाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इससे अगर हम दोबारा इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, यानी ये हमारे पास था डेल्टा H। तो ये थे हमारे पास डेल्टा H1 बचे, क्या था, डेल्टा H1। और इसी तरह ये हमारे पास क्या होगा, डेल्टा H2 होगा। तो हमने जो बात की थी, जो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी चेंज होती है वो इज़ ऑलवेज इक्वल टू जीरो। आया कि हमारे पास ये चीज़ फॉलो भी करती है या नहीं। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो फार्मूला, यानी जो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 एंथैल्पी चेंज फर्स्ट, एंथैल्पी चेंज सेकंड। तो यहाँ पर देखें जो हमारे पास डेल्टा एंथैल्पी चेंज जो डायरेक्ट सिंगल स्टेप, वो हमारे पास क्या थी, यहाँ से वो हमारे पास आती है -89.08। ठीक है, तो यहाँ पर एंथैल्पी चेंज जो फर्स्ट थी वो हमारे पास आ जाती है -4806। इसी तरह प्लस, फिर हमारे पास प्लस से माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है 4102। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाता है, -908 इज इक्वल टू -8908। तो यहाँ पर देखो जो इंथाल्पी चेंज साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या होती है, इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाती है, कैंसिल। तो ये इसके अंदर यहाँ पर ही बात कर रहा है। तो इसी तरह यहाँ पर बच्चे जो इंथाल्पी चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस थी वो इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। यानी अगर हमारे पास जो सिंगल स्टेप यानी डायरेक्ट स्टेप था उसके अंदर हमारे पास क्या आती है, वो माइनस हमारे पास 890.6। और इसी तरह यहाँ से जो स्टेप हमारे पास टू स्टेप के अंदर है तब भी हमारे पास सेम हुआ है। तो यही कहता है कि हमारे पास जो चेंज जो सम ऑफ एनर्जी चेंज होती है, तो यानी इंथाल्पी चेंज होती है हमारे पास, जिसको हम डेल्टा H बोलते हैं, वो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होती है, इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो होती है। तो इसी तरह अगर हम इसकी सेकंड एग्जांपल्स की बात करते हैं, द इंथाल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इसकी अगर इंथाल्पी चेंज हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो यहाँ पर हमारे पास जो इंथाल्पी चेंज होगी, तो यहाँ पर देखो अगर हमारे पास क्या होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, तो पहले इसके हमारे पास है डायरेक्ट जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस है, जिसको हम डायरेक्ट स्टेप बोलते हैं। तो डायरेक्ट अगर इसकी बात करें तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, कार्बन जब कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ से हमारे पास क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जहाँ पर जो इंथाल्पी चेंज डेल्टा H वो हमारे पास क्या होती है, -393.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी होती है। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास क्या थी, यानी जो डेल्टा H था। अब अगर हमारे पास टू स्टेप की बात करें, ये हमारे पास डायरेक्ट यानी जो हमारे पास क्या था, सिंगल स्टेप था। तो अगर टू स्टेप के अंदर जिसके हमारे पास फॉर्मेशन होगी CO2 की, तो टू स्टेप्स के अंदर देखो पहले स्टेप के अंदर हमारे पास क्या बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। जो डेल्टा H1 वो हमें कैलकुलेट करना होगा, X होगा।
तो इसी तरह जब कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ, ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ सॉरी, तो हमारे पास यहाँ से जो हमारे पास प्रोडक्ट में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो हमारे पास डेल्टा H2 होगा वो होता है -283 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने कैलकुलेट करना है डेल्टा H1 फॉर। फिर उससे पहले हम इसके साइक्लिक प्रोसेस के अंदर देख लें, यानी हमारे पास क्या होगा, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमारे पास कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये होगा हमारे पास डेल्टा H। तो इसी तरह अगर हम इसकी 2 स्टेप की बात, यानी हमारे पास ये चीज़ कार्बन रिएक्ट करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसी तरह ये कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर रिएक्ट करता है तो ये बना देता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये चीज़ हमारे पास क्या होती है डेल्टा H, ये हमारे पास क्या होगी डेल्टा H1, और ये चीज़ हमारे पास क्या होती है डेल्टा H2। ये हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। तो अगर हम फॉर्मेशन ऑफ CO की बात करते हैं तो यहाँ पर देखें बच्चे, तो हमारे पास क्या आ जाती है डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी H1 प्लस H2। नहीं, अब हमने ये चीज़ कैलकुलेट करनी थी तो क्या आ जाएगा डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H2, ये चीज़ हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, यानी हमारे पास ये चीज़ हमारे पास क्या होती है, तो हमारे पास हो जाती है -393 होती है, यानी 0.7 भी होते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे पास 393 होती है, तो उसके बाद जो डेल्टा H2 होता है वो हमारे पास -283 होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 283। तो इससे हमारे पास देखो जो इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CO के लिए होती है चेंज, वो कितनी होती है, वो हमारे पास आ जाएगी डेल्टा H1 -110 किलो जूल पर मोल। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आंसर। तो उससे पहले इसकी, यानी अगर हम बच्चे यहाँ पर जो हैसेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशंस के अंदर यहाँ पर ये एग्जांपल्स थी, इसको एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह हमारे पास इसके अगर एप्लीकेशंस की बात करते हैं, किसकी, यानी एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं हैसेज लॉ की, किसकी, एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं हैसेज लॉ की। तो यहाँ पर देखो जो हैसेज लॉ होता है, इट इज यूज्ड टू indirect measurement of देखो नंबर 1 पर हमारे पास आ जाते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, किसकी, हीट ऑफ फॉर्मेशन की मेजरमेंट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हीट ऑफ कंबशन, उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर आ जाता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और नंबर 4 पर लैटिक्स एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड। यानी हमारे पास नंबर 1 पर इसको हम इस्तेमाल किया जाता है हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए इंटरेक्ट में। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 पर ऐसे लागू हीट ऑफ कंबशन इंटरेक्ट के लिए, और नंबर 3 पर हमारे पास आ जाता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नंबर 4 पर इसकी जो एप्लीकेशन आती है लैटिक्स एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो इस लेक्चर को यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं बच्चे। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। उससे पहले बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें।